हेलो एवरीवन। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारा अभी तक मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो गया, सिर्फ थोड़ा फ्रिक्शन बचा है। आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। फ्रिक्शन, प्लीज़ आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, इट्स ए रिक्वेस्ट, सॉरी गाइज। ठीक है, फ्रिक्शन कब लगता है? जब भी दोनों सरफेस आपस में रिलेटिव मूवमेंट होता है, दोनों सरफेस का आपस में रिलेटिव मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन लगता है। तो थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ही लिखूँगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक्स बिटवीन टू सरफेस when they contact with each other. Sorry guys for the noise. अच्छा ठीक है, तो हमारा फ्रिक्शन क्या हुआ? जब भी आपस में दो सरफेस रिलेटिव मोशन करता है, वहाँ पर क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन दो टाइप का है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। प्लीज़ आउटसाइड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, पता है तो है आपको, हॉस्टल ही है। ठीक है, आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन देख लीजिए, एक चीज़ क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन हम फॉर्मूला में जाएंगे। ठीक है, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई बॉडी मूवमेंट में नहीं कर रहा है, बॉडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मोशन नहीं कर रहा है, बॉडी अपना रेस्ट में है। ठीक है, तब उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ से एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ। यहाँ एक सरफेस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, इसके फोर्स एफ लग रहा है, बट यहाँ पर रेस्ट है बॉडी। ठीक है, जब ये बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ पर इस ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं इसके वजह से बॉडी मूवमेंट कर रहा होता, पर अभी बॉडी रेस्ट में है, फोर्स लग रहा है तब भी बॉडी हमारा रेस्ट में है, तो कोई तो फोर्स होगा, इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, तो वही फोर्स इस ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर इस नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको बोलते हैं एफएस। ठीक है, ये वाला क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन पार्ट। स्टैटिक है बॉडी, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। जब क्या होता है तो फोर्स धीरे धीरे बढ़ता गया, पर बॉडी कांस्टेंट रहा। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमारा फोर्स से ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू से इस फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो अब क्या होगा? ये बॉडी मूवमेंट करने लगेगा। समझ रहे हैं? तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगेगा, जो फोर्स लग रहा है, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, प्लीज़ आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा गाइस, आपको पता है सब चीज़। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लगभग हर टाइम पर कांस्टेंट रहता है, पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये होता है एक सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है उसका वैल्यू हमेशा 0 से μs इंटू एन के अंदर रहता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू हमेशा 0 से μs इंटू एन,
म्यू एस क्या है यहाँ पर आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखवा दे रहा हूँ थोड़ा सा, आपको ये सब पता है, हम थोड़ी डिस्कशन करें। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जो एफ एस का वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन जीरो से म्यू एस इंटू एन के अंदर रहता है, ठीक है। और एफ एस क्या होता है, एक सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है। मतलब वो उसका वैल्यू कब धीरे होना चाहिए, कब ज़्यादा होना चाहिए, वो खुद अपने आप डिसाइड करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा, ठीक है। देन अगर एफ एस मैक्स लिखेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन। इसको कब यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूले को, जब लिमिटिंग केस दिया जाता है, बोलता है कितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे जब ये कांस्टेंट मोशन में रहेगा, मतलब रेस्ट में रहेगा, तो वहाँ पर ये म्यू एस इंटू एन लगेगा, ठीक है। इसको कब यूज़ करते हैं, लिमिटिंग केस में यूज करते हैं। देखिए हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। देखिए प्लीज़ बाहर जो नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा, आपको पता है हॉस्टल में कैसे होता है क्या सर, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एफ एस मैक्स का जो वैल्यू है म्यू एस इंटू एन हो गया, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा और एक फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। जो एफ के वैल्यू होगा, एफ के का वैल्यू होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये वैल्यू इसका क्या होता है, म्यू के इंटू एन। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका वैल्यू हमेशा दिया जाता रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली हम कुछ क्वेश्चन से इस सब कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। जितना आप सिर्फ नोट कर लीजिए, जितना आपका कॉन्सेप्ट है मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको सिर्फ आप अभी नोट्स कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपके क्वेश्चन की फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है। प्लीज़ आउटसाइड नॉइज को बार बार कह रहा हूँ, आउटसाइड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आई हैव नो ऑप्शन, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है नॉइज की वजह से तो प्लीज़ बताइएगा, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है गाइज, लेट्स एक क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन आपने किया होगा ऑलरेडी। देखिए कुछ क्वेश्चन का हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ हम बेसिक आइडिया देने जा रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से सम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स लेके दे रहे हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स में पहला क्वेश्चन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है एक इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे दिया है m, विच इज एंगल थीटा फ्रॉम द क्या हॉरिजॉन्टल, ओके। ये क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, पूछ रहा है यहाँ पर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कब तक ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अगर रेस्ट में है तो इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ना, सिंपल है। तो रेस्ट में है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपली इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नीचे क्या आएगा, mg, इस बॉडी के ऊपर नीचे क्या आ रहा है, mg, ठीक है। उसके बाद इसको हम कंपोनेंट को यहाँ पर हमको रिजल्ट करना पड़ेगा। देखिए इसके ऊपर और एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस मास के ऊपर, ये वाला जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर देखिए ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये टेंड्स क्या करेगा, नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा पर ये नीचे थोड़ी आ रहा है, ये तो रेस्ट में है, तो इसके मतलब नीचे आने की तो कोशिश कर रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे नहीं आने दे रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं। तो यही है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन हम देखिए वो कुछ नहीं बोला है, हम अभी तो कुछ नहीं बोला है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं बोला है। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस ले रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा।
अभी हमको कंपोनेंट रिजल्व करना है। देखिए ये वाला एन लाइन को हम बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल थीटा हो, एंगल भी थीटा होगा, देख लीजिए नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला एम जी है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो और ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो एन इक्वल टू कितना आ गया, एम जी कोस थीटा, ठीक है। एंड एफ एस इक्वल टू कितना आ गया, एम जी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमको पता है जो एफ एस का वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, वो म्यू एस एन से 0 के बीच में रहता है कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमको पता है अभी। तो अभी चलते हैं, क्या करते हैं इसको, तो लिख लेते हैं एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफ एस का वैल्यू कितना है, एम जी साइन थीटा ना, एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस को म्यू एस रहा, एन का वैल्यू कितना पता चला, एम जी कोस थीटा, ठीक है। एम एम गया, जी जी गया दोनों साइड, तो टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस, थीटा इज लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, थीटा लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए जब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू एस या टेन इनवर्स म्यू से कम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिर्फ कंपोनेंट रिजल्व करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ अगर थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स म्यू एस से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे मूव करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब +2 का कंसेप्ट है, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ पूछिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ पूछिएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की, क्योंकि देखिए हमारे पास अभी CUET का टाइम है, हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं सब कॉन्सेप्ट से थोड़ा थोड़ा टच करने के लिए, ठीक है। हमारा मोटिव यही है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट आ जाए एग्जाम में, आपको ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जल्दी से अलग और एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। जल्दी से आपने लिख लिया होगा आपने। देखिए कोई भी दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज़ पूछिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which vehicle can move on a straight horizontal road, ठीक है। सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक व्हीकल मूव कर सकता है ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। देखिए एक हॉरिजॉन्टल रोड है, इसमें एक व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। लेट्स इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल रोड है जिसमें एक व्हीकल मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो हमको पता है ये वाला चीज़, जो जब भी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही पूछा है ना। देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू हमको पता कि फोर्स बाय मास होगा कि नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होगा कि नहीं, देख लीजिए। देखिए कितना एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, ये हमको जानने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर ओनली एक ही फोर्स लग रहा होगा ना बॉडी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ओनली एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर बॉडी के ऊपर, ओनली फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बॉडी की ऑपोजिट डायरेक्शन पर, जिसको बोलते हैं हम एफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, हो कि नहीं।
तो एफ मैक्स जो एक्सलरेशन मैक्सिमम जब चाहिए तो फोर्स भी उस टाइम पर मैक्सिमम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर फोर्स मैक्सिमम होगा मतलब क्या होगा, एफ एस का वैल्यू मैक्सिमम होगा डिवाइडेड बाई मास। एफ एस का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू एस इंटू, सॉरी ये तो एफ के होगा ना, एफ के एस नहीं एफ के होगा, एफ के इंटू म्यू के इंटू एन डिवाइड बाई मास एम, ठीक है। तो म्यू के इंटू एन डिवाइड बाई मास एम। तो इस बॉडी के लिए अगर इसका मास एम हुआ, नीचे कितना लग रहा होगा एम जी, ऊपर नॉर्मल फोर्स एन लग रहा होगा इस बॉडी के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, एन इक्वल टू एम जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू के इंटू एन इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई मास एम इक्वल टू म्यू के इंटू जी। तो मैक्सिमम एक्सलरेशन का वैल्यू क्या होगा, एक्सलरेशन मैक्सिमम इक्वल टू म्यू के इंटू जी और म्यू इंटू जी, जो भी म्यू दिया होगा उसका वैल्यू म्यू इंटू जी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। जल्दी से हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए चीज़ें सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिखा नहीं है क्या, ठीक है, सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट इंक्लाइन वाला और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इंक्लाइन वाला क्वेश्चन को हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट देखिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना आता है सिंपली, ठीक है। हम मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ आपको जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। देखिए कोई फोर्स मूव कर रहा है, पहले क्या था, रेस्ट में था ना, बॉडी रेस्ट में था यहाँ पर। अभी मैं बोल रहा हूँ ये मास एम है, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना होगा। तो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू लिख करते हैं, इसका एंगल थीटा है, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा, एम जी आएगा कि नहीं। एक नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा होगा, इसमें एन लग रहा होगा सिंपली। तो इसको कंपोनेंट ब्रेक करते हैं जल्दी से। और पीछे क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसका वैल्यू देखिए, अभी फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अभी थोड़ी काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है। तो बॉडी अगर मूव कर रहा है वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा सिंपली, ठीक है। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा, सिंपली वही कॉन्सेप्ट है। ये वाला कितना आएगा, एम जी कोस थीटा, ये वाला यहाँ का जो कंपोनेंट है एम जी का क्या आएगा, एम जी, सॉरी गाइज थोड़ा इंक खत्म हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एम जी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए, ये यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन सब करते हैं। ये वाले इक्वेशन में इस वाले लाइन पर, जैसे इस वाले एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है ना, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस पर इक्वेशन ऑफ मोशन जब सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी कोस थीटा। उसके बाद इसी को सॉल्व करते हैं दोबारा, ठीक है। क्या लिखें, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के की जगह पर कितना लिखे, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इम्प्लाइज हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए ना। तो एम जी साइन थीटा, म्यू के की जगह पर कितना लिखे, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, मास मास कट जाएगा सब में, एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी कॉमन ले गए, ठीक है। सॉरी एन नहीं रहा यहाँ पर, म्यू के रहेगा ना, हाँ एम कट गया, जी कॉमन ले लिए, क्या रहेगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन का कितना आएगा, जी साइन थीटा माइनस जी म्यू के कोस थीटा, आएगा ना, सिंपल है चीज़ है, देख लीजिए, ठीक है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, नहीं ऑब्जेक्ट क्या आ रहा था, इंक्लाइन प्लेन में नीचे आ रहा था। लेट्स हम अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन में ऊपर भेज लेंगे। चलिए भेजते हैं ऊपर। ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन a से ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स किस कहाँ पर लगेगा, नीचे लगेगा, एफ के नीचे लगेगा, लगेगा नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो इस बॉडी पर नीचे मास ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, इस डायरेक्शन पर नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसको अब वही डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, रिजल्व कर लेंगे। एंगल अगर थीटा हुआ, एंगल क्या होगा, थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एक, जहाँ पर म्यू के जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन पर क्या होगा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा किसका, mg का, क्या होगा, सॉरी गाइज फॉर दी साउंड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, mg, ये cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है ना, तो ऊपर की तरफ तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को x ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को अभी y ले लेते हैं। तो x एक्सिस में मतलब इस डायरेक्शन पर, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, जीरो, आगे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो जीरो माइनस एफ के माइनस प्लस, सॉरी इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं, जीरो माइनस एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। देखिए बाहर का जो नॉइज है उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। एफ के प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं। तो माइनस एफ के जगह पर क्या लिखे गए, म्यू के इंटू एन माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। देन देखिए म्यू के बचा है, एन इक्वल टू होगा ना एम जी कोस थीटा, एन इक्वल टू एम जी कोस थीटा होगा कि नहीं। इस वाई डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, एन इक्वल टू एम जी कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस म्यू के इंटू एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास गया, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं, माइनस म्यू के जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा। सिर्फ आपको कुछ क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन फॉर्मूला लेके जो भी करना है कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है, कर लीजिएगा। कभी कभी इसको कोट के टर्म में भी लिख देता है, साइन को बाहर ले लेता है, कोट के टर्म में लिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता है सब चीज़, ठीक है। देखिए कुछ रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ आपको, जहाँ का लास्ट में कुछ रिजल्ट लिखवा दूंगा आपको, जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जल्दी से और क्वेश्चन करते हैं 2-4 और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। देखिए ज़्यादा मैं इसमें डिटेल्स कोई चीज़ में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपको जितना पढ़ाऊंगा सीयूट में उतना ही आएगा, सीयूट में थोड़ा सा आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। फिर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं अलग एग्जाम के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है दिया है, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स, व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स व्हिच कैन मूव द ब्लॉक, व्हिच कैन मूव द ब्लॉक, ठीक है। कितना मिनिमम फोर्स लगेगा ब्लॉक को मूव करने। देखिए ब्लॉक कैसा है, ऐसे एक प्लेन है, इसके ऊपर एक मास m है ऐसे, पर ब्लॉक का फोर्स कैसे लग रहा है देख लीजिए अच्छे से। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहीं पर इस कॉर्नर में
यहाँ पर फोर्स लग रहा है ऐसे, देख लीजिए कैसे फोर्स लग रहा है। इसी जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर है यहीं पर लग रहा है फोर्स, एफ से लग रहा है। कितना मिनिमम बोला, कितना मिनिमम फोर्स देंगे कि ब्लॉक क्या करे, मूव करने लगे, सॉरी बहुत मूव दी ब्लॉक, ठीक है। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं ब्लॉक को मूव करने के लिए, देन हम क्या करेंगे, पहले फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उस फोर्स को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम सिंपली ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सिंगल बॉडी ले लेंगे, मास को फ्री बॉडी डॉट ले लेंगे, नीचे कितना लगेगा mg लगेगा, ऊपर कितने लगेगा नॉर्मल फोर्स n लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ले रहे हैं, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर हम वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो फोर्स कैसे लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पर, लग रहा है कि नहीं, फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना उस बॉडी के ऊपर। देख लीजिए अगर ये एंगल थीटा हुआ, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल यहाँ क्या आ जाएगा उसका कंपोनेंट एफ कोस थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा एफ साइन थीटा, ऊपर आएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एंड देखिए यहाँ पर पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा होगा इसके ऊपर, एफ एस लग रहा होगा कि नहीं, एफ एस एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख देंगे एफ एस, इस डायरेक्शन पर हम एफ एस फ्रिक्शन फोर्स लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, देखिए व्हाट इज द मिनिमम फोर्स व्हिच फोर्स कैन मतलब ब्लॉक कैन मूव, मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर एज्यूम करके हम क्या कर लेंगे, हमारा फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद उस फोर्स को मिनिमम कर देंगे। दिक्कत कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ है, क्योंकि अभी वो एक्सेलरेशन दिया नहीं है। अगर वो एक्सेलरेशन दिया होता तो हम एक्सेलरेशन को कंसीडर करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, पर अभी तो एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो हम सोचेंगे ये अबाउट टू मूव करने लगे रहा है, ठीक है, अबाउट टू मूव कर रहा है, मतलब अभी एक्सेलरेशन 0 है, थोड़ा देर बाद वो मूव करने लगेगा इस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो लिखते हैं क्या एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी आ गया। उसके बाद एफ एस इक्वल क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन पे, एफ एस इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ एस इक्वल क्या पता है हमको म्यू एस इंटू एन। तो पहले म्यू ले लेते हैं, म्यू एस या म्यू ले लेते हैं, म्यू एन इक्वल टू एफ कोस थीटा, म्यू इंटू एन क्या वैल्यू क्या पता है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, म्यू का वैल्यू कितना होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कोस थीटा। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके एफ का वैल्यू देखिए एफ म्यू एफ साइन थीटा को इधर ले चलेंगे, ठीक है, म्यू एफ साइन थीटा को उधर लेके चलेंगे, उधर लेने के बाद हमारा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। देखिए म्यू एम जी डिवाइड बाई फोर्स का वैल्यू कितना आएगा म्यू एम जी डिवाइड बाई साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू आ गया, कितना फोर्स लग रहा है आ रहा है। पर वो क्या पूछा है देख लीजिए, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स पूछा है ना, यही तो पूछा है। तो हमको चाहिए मिनिमम फोर्स, इतना मतलब फोर्स मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को मैक्सिमम करना पड़ेगा, नीचे वाले चीज़ को। अगर हमको फोर्स को मिनिमम करना है तो आपको नीचे वाले चीज़ को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो कोई टर्म को मैक्सिमम कैसे करते हैं, उसको सिंपली डेरिवेटिव करके उसका जीरो पुट कर देते हैं। तो या इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, डी ऑफ डी थीटा ऑफ ये वाला चीज़ कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा आटा, ये क्या है कंडीशन फॉर मैक्सिमम में तो है, तो इसको सिंपली डेरिवेटिव करते हैं। कोस थीटा को क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स, थीटा का वैल्यू कितना आएगा टेन इनवर्स म्यू, आया कि नहीं। तो थीटा इतना जब होगा हमारा फोर्स क्या होगा, थीटा जब इतना होगा हमारा फोर्स क्या होगा
मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन थीटा, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस म्यू माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इक्वल 0 है, थीटा निकल गया tan इनवर्स म्यू। ठीक है, यहाँ से थीटा को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पर अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा ये नहीं आएगा ना, क्या चीज़ें नहीं आएगा। हम यहीं से साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। देखिए टेन थीटा यहाँ से क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू। टेन थीटा इक्वल टू म्यू आएगा ना, यही तो आया है यहाँ पर। मतलब साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू म्यू, यही आ रहा है ना, आ रहा है क्या नहीं। तो मतलब साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू म्यू आ रहा है। तो यहाँ से हम साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर ट्राइंगल होगा और उसका देखिए पी बाई एच को, यहाँ पर साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू म्यू आ रहा है, मतलब पी बाई एच को म्यू आ रहा है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। दिक्कत है, देखिए इस ट्राइंगल पर, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इस ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाला म्यू होगा, ये वाला 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल थीटा हुआ। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसका सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी ये तो बेस होगा ना, सॉरी गलत हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में क्या डालेंगे, एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा यहीं से, इस ट्राइंगल से कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। क्या लिखेंगे 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर प्लस म्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा म्यू/1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर प्लस म्यू इंटू म्यू/1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, कैलकुलेशन इसी करवा रहा हो, एफ मिनिमम का कैलकुलेशन। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा एफ मिनिमम का म्यू एम जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर। देखिए सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिएगा, म्यू एम जी डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, सब चीज़ें आसान है, सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नीचे अगर नहीं दिख रहा है शायद, हाँ दिख ही रहा होगा। ठीक है, चीज़ें सिंपल ही है, म्यू जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो हो गया। और एक क्वेश्चन आपका, अगर कोई दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में बताइएगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ख़त्म। देखिए और एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ और 2 क्वेश्चन का कोई रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन करवा लेता हूँ। सॉरी सर, सॉरी गाइस, बाहर नॉइज आ रहा है, आपको तो पता ही है हॉस्टल में कैसे क्या चलता है चीज़ें। ठीक है, क्या बताऊँ बार बार आपको। देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। बहुत हो गया फ्रिक्शन 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 क्या बोले, बहुत हो गया ना। आप भी बोलेंगे कितना फ्रिक्शन पड़ोगे और ख़त्म ही हो, करो जल्दी से। सॉरी, कितना न्यूटन्स लॉ जो मोशन पढ़ोगे। देखिए हमारा मोटिव क्या है पता है आपको, आप कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो उसको इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें क्वेश्चन छूटना चाहिए नहीं चाहिए। 2 चैप्टर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सिंपल लॉजिक है हमारा। और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ और 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का रिजल्ट लिखवा दूंगा। और क्वेश्चन अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो सब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा उसका। ठीक है, तो लिखा दे रहा हूँ जल्दी से। ये एक वॉल है, ठीक है, वॉल है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है ऐसे लगा हुआ है। उसको कैसे लगा हुआ है, इसको फोर्स F हम इधर से दे रहे हैं, तब जाके ये लगा हुआ है ऐसे, मतलब स्टिक करके है वॉल से। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस वॉल से स्टिक करके है, समझ रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉल फ्रॉम स्लाइडिंग वॉल। देखिए व्हाट इज़ द
मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द मास m फ्रॉम स्लाइडिंग। कितना फोर्स चाहिए मिनिमम फोर्स, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे गिरे ना, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, सिंपली वही चीज़ है। देखिए तो इस ऑब्जेक्ट पर नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो ये वॉल जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन पर वॉल एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, पर इसका टेंडेंसी क्या है, नीचे गिरने का। इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो ऊपर लग रहा होगा Fs। कोई दिक्कत है नहीं, सिंपली इसको भी रिजर्व करेंगे। क्या कर देख लीजिए, रिजर्व क्या है, करना है क्या है, Fs की इक्वल कितना आ गया mg एंड F इक्वल टू n आ गया, आएगा नहीं, ठीक है। F इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। और Fs हमको पता है क्या है, Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इक्वल टू mg, देन अप्लाई n इक्वल टू mg बाई म्यू एस, ठीक है। तो F इक्वल टू n इक्वल टू mg बाई म्यू एस। तो इतना फोर्स हमको चाहिए, जैसे इतना फोर्स हम अगर देंगे मिनिमम, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। चलिए और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए टू ब्लॉक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स में टू जो ब्लॉक प्रॉब्लम है वो भी है। देखिए फ्रिक्शन में आपको पता है, और एक क्वेश्चन आता है ना इस तरह का क्वेश्चन, हम जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे एक ब्लॉक होगा, वेज ब्लॉक थीटा, इसमें मास m इसमें होगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन देखिए, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, इसका कैपिटल मास m होगा, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को जनरली मैं डील करता हूँ स्यूडो फोर्स के अंडर में, डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ जो मोशन में मैं डील नहीं करता, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं स्यूडो फोर्स के अंडर डील करता हूँ। जब अगर हम इस वेज के ऊपर बैठ के इस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने लगेंगे तो क्या होगा, इस मास के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, तो एक पीछे अपोजिट डायरेक्शन में एक मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब एक फोर्स है, वही फोर्स स्यूडो फोर्स लग के पीछे लगेगा। वो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट, स्यूडो फोर्स और जो हमारा बचा रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। स्यूडो फोर्स एंड रोटेटिंग फ्रेम, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वो सब कॉन्सेप्ट मैं उसके साथ बताऊंगा, सो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और सब कॉन्सेप्ट में स्यूडो फोर्स का जितना कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, मैं एक साथ स्यूडो फोर्स और रोटेटिंग फ्रेम उसका क्वेश्चन मैं एक साथ आपको करवाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन छोड़ ही रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, पर मैं बता दूंगा, ये हमारा गारंटी है, मैं बता दूंगा आपका एग्जाम से पहले ही, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं वहाँ पर सॉल्व करूँगा, यहाँ पर रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि क्या पता एग्जाम का डेट कब क्या आ जाए, अभी तो CUET का कब कुछ कन्फर्म ही नहीं है अच्छे से, ठीक है। पहले हम रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद जो होगा देखा जाए। देखिए इंक्लाइन प्लेन है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इंक्लाइन प्लेन है जिसका मास m होगा, एंगल थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक F लग रहा होगा, ठीक है। इसका मास स्मॉल m होगा, ठीक है। और म्यू होगा, इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा, और क्या और दिया होगा tan थीटा विच इज़ ग्रेटर देन म्यू। tan थीटा म्यू से ग्रेटर देन हुआ तो ये बॉडी क्या है, नीचे स्लाइड करने लगेगा, पर स्लाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, जो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम लग जाएगा। स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस अगर कराऊंगा मैं एक साथ, इसके मतलब स्यूडो फोर्स और रोटेटिंग फ्रेम को एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ। फोर्स मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, F मिनिमम कितना होगा, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू जो
एफ मिनिमम कितना लगेगा जिसकी वजह से ये मास नीचे नहीं गिरेगा, ये वहीं पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एफ मिनिमम का वैल्यू मैं लिखवा दे रहा हूँ, एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई म्यू टेन थीटा प्लस 1, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा, एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू म्यू टेन थीटा प्लस म्यू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई म्यू टेन थीटा, सॉरी 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ आपको, सिर्फ बाद में स्यूडो फोर्स जब सॉल्व करूँगा स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन, उसमें इसका प्रोसीड्यूर में डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम टू बॉडी सिस्टम में चलेंगे। देखिए टू बॉडी सिस्टम में मैं ज़्यादा आपको नहीं कुछ बताऊंगा, एक क्वेश्चन जल्दी से करवा दूंगा और ख़त्म करूंगा, ठीक है। जल्दी से क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, टू बॉडी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कैसे होता है, सिर्फ टू बॉडी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको पूछिएगा। क्वेश्चन सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन अगर टू बॉडी प्रॉब्लम से पूछेगा भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, हम कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ हमको, ठीक है। जल्दी से कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए कोई अगर ऐसे लाइन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसके ऊपर मास एक एम होगा और उसके ऊपर मास एम प्राइम होगा, ठीक है। वो क्या बोलता है, और ये सभी को एक साथ मूव करवाता है, एक्सेलरेशन ऐसे पूरा टोटल एक साथ मूव करता है, समझ रहे हैं, टोटल एक साथ मूव करता है। वो क्या क्या दे देता है, कभी यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दे देता है, इसका म्यू प्राइम दे देता है, ठीक है, ऐसे दे देता है। और कभी फोर्स यहाँ पर लगा देता है, मैं कुछ केस करवा दे रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स लगा देता है। और क्या करता है कभी, और एक ले दे रहा हूँ, ऐसे होगा, ऐसे होगा एम स्मॉल एम, कभी इसके ऊपर फोर्स लगा दिया होगा, ठीक है, इसमें म्यू प्राइम म्यू, ठीक है। ये भी एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों केस देख लीजिए, समझ लीजिए पहले चीज़ों को, उसके बाद क्वेश्चन तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे, आपको पहले क्या करना है, सिंपली ऊपर वाले आपको इंडिविजुअली दोनों का क्या करना है, इंडिविजुअली दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप क्या करना, पहले इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करके, नेक्स्ट इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करके, ठीक है। उसके बाद टोटल का एक इक्वेशन मोशन लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करके, समझ रहे हैं क्या करेंगे, तीनों का इंडिविजुअली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, पहले छोटा ऑब्जेक्ट का, उसके बाद नीचे वाला है इसका, उसका टोटल का। अगर इसमें से कोई नहीं आ रहा होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में दिक्कत होगा, तो समझ लीजिएगा वो वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जरूरी नहीं है एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। देखिए अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए जब भी फोर्स इसमें लगेगा, जब भी फोर्स इसमें लगेगा, देखिए ये फोर्स तो इसमें लग रहा है, ये इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर ऊपर वाला कैसे मूव कर रहा है, ऊपर वाले में भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा ना। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, नीचे वाले को दिखा रहा हूँ, देखिए नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, इसके लिए तो फोर्स लग रहा है नीचे वाले में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब भी हम नीचे वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो नीचे सरफेस म्यू है, ये वाला म्यू है नीचे, तो नीचे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर म्यू एस एक फोर्स लग जाएगा, म्यू एस इंटू एन एक फोर्स लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, सिंपल। पर जब भी, और इसके ऊपर देखिए ये एफ तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर इसके साथ इसके सरफेस भी कांटेक्ट पर है कि नहीं, तो इसके सरफेस की वजह से इसके ऊपर और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है दिया है म्यू1 म्यू प्राइम, तो ये जो म्यू प्राइम एस होगा ये इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, म्यू प्राइम एस इंटू एन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
पर अगर जब भी हम ऊपर वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ये तो नीचे वाले का हो गया जिसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ये इस डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है। पर ऊपर वाले कैसे कर रहा है, तो ऊपर वाले में इस फोर्स की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा जो ऊपर वाले को भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ऊपर वाले में कौन सा फोर्स ऊपर ऊपर मूव कर रहा होगा, ये जो म्यू एस प्राइम एन है ना, ये ऊपर वाले के लिए इस तरफ लगेगा, म्यू एस प्राइम इंटू एन। इसके लिए जो नॉर्मल होगा म्यू एस प्राइम इंटू एन, ये इसके लिए ऊपर लगेगा। ठीक है, जो इस बॉडी को तो ऊपर वाला बॉडी कैसे मूव करेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ऊपर वाला बॉडी मूव करेगा। देखिए एक बात सोच लीजिए, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट लॉजिक है। लेट्स ये वाला डस्टर है जिसके ऊपर मैं ये वाला मार्कर रखा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं नीचे वाले को फोर्स दे रहा हूँ, तो ऊपर वाला कैसे मूव कर रहा है, नीचे वाले को फोर्स देना, ऊपर वाला ही मूव कर रहा है। कैसे मूव करे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है वो उसको मूव करवा रहा है। समझ रहे हैं, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सॉरी ये जो मार्कर के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स ये डस्टर लगवा रहा है, वही फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये आगे मूव कर रहा है। समझ रहे हैं, पर ये मार्कर इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए कोशिश करवा रहा है, वो इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, पर वो जो डस्टर हमारे मार्कर के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वही हमारा मार्कर को मूव करवा रहा है आगे। समझ में आ गया क्या हो रहा है कंसेप्ट। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया है। आप सिर्फ हम जो बताएं आपको समझ में आया होगा आई थिंक, अगर नहीं आया होगा तो यहाँ से समझ लीजिएगा, देख लीजिए। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मास m2 है, ऊपर मास m1 है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्मूथ है, ठीक है, ये वाला स्मूथ है और एक्सेलरेशन ए से टोटल बॉडी एक्सेलरेशन ए में जा रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए में अगर जा रहा है तो एक टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन है, लिख सकते हैं कि नहीं। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए अच्छे से। F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब भी हम m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, अभी m1 के लिए लिख रहे हैं, तो m1 के लिए ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा m1g। तो देख लीजिए F जो यहाँ पर m1 के लिए कर रहा हूँ, m1 के लिए इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स मैं बोल रहा था ना, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे लगेगा Fs। जब फ्रिक्शन फोर्स Fs वो क्या लगेगा, आगे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को मूव करवाएगा। ठीक है, तो Fs यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा इक्वेशन लिखवा दे रहा हूँ। जो Fs होगा इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा m1 इंटू ए, होगा कि नहीं। इसी Fs की वजह से तो वो m1 मूव कर रहा है ना, तो Fs का वैल्यू होगा m1 इंटू ए। तो Fs की जगह पर कितना लिखेंगे, म्यू एन। ठीक है, म्यू एन, यहाँ पर इसका ये होगा म्यू, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू, यहीं पर मतलब इस सरफेस और इसके बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है। ठीक है, तो म्यू एन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ, यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F बाय m1 प्लस m2 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो F बाय m1 प्लस m2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, सॉरी हमको चाहिए फोर्स, मैक्सिमम फोर्स चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा जिसके वजह से दोनों साथ में मूव करेंगे, हमको मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो मैक्सिमम फोर्स के चाहने के लिए हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम का वैल्यू हमको पता है, Fs मैक्सिमम डिवाइड बाई m1। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपने आपको पता है पहले ही और क्वेश्चन में करवाया था। तो Fs मैक्सिमम कितना होगा, म्यू एन डिवाइडेड बाई m1। म्यू एन का वैल्यू कितना होगा, m1 इंटू एफ
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू m1। तो m1 कट गया, बचा क्या f बाई m1 प्लस m2। f बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा एक्सलेशन, सॉरी कहाँ से गलती हुआ है शायद, देख लीजिए थोड़ा सा, आई थिंक कहाँ पर गलती हुआ है हमारा। एफ बाई m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ पर नहीं करेगा ना, एफ बाई m1 प्लस m2 ही रहेगा ना। तो एक्सलेशन मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 एफ बाई m1 प्लस m2। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं कहाँ पर शायद गलती हुआ है। सॉरी देखिए, मिटा रहे हैं इसको यहाँ पर, देखिए सॉरी, देखिए म्यू इंटू एन था बाई m1, यहाँ पर n का वैल्यू कितना आएगा, m1g आएगा ना, इसके ऊपर n ऊपर लग रहा होगा, नीचे कितना लगा m1g। ठीक है, m1 के ऊपर n का वैल्यू m1g आएगा, तो म्यू की जगह पर क्या लगे, म्यू इंटू n की जगह पर m1g डिवाइड बाई m1। तो m1 कटा, बचा क्या म्यू इंटू g। तो मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना आ गया, म्यू g। ठीक है, मैक्सिमम एक्सलरेशन हमारा आ गया म्यू जी। पर हमको चाहिए क्या है, मैक्सिमम फोर्स चाहिए ना, हमको चाहिए मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स चाहने के लिए देखिए यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, मास इंटू एक्सलरेशन, मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्सिमम इंटू इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन मैक्सिमम। तो मास कितना है m1 प्लस m2, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 इंटू मैक्सिमम एक्सलेशन कितना हुआ म्यू जी। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा इस सिचुएशन पर, m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स उतना चाहिए, इतना ही लगेगा जिसके वजह से हमारा टोटल जो बॉडी है ना वो साथ में मूव करने लगेगा। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया ना, और एक रिजल्ट लिखा दे रहा हूँ जल्दी से आपको। रिजल्ट लिखवा रहा हूँ जल्दी से आपको। ठीक है, रिजल्ट क्या है, अगर फोर्स अपर ब्लॉक में लगेगा, अभी कितना कहाँ लग रहा था, फोर्स नीचे वाले ब्लॉक में लग रहा था, ये वाला स्मूथ था, ये वाला म्यू था। ठीक है, ये वाला m1 था, ये वाला m2 था, ही था सॉरी ये वाला m1 था, इसको m1 कर देते हैं, इसको वाला m2 करता। ठीक है, अगर यहाँ पर फोर्स नीचे लग रहा था, मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इक्वेशन सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैक्सिमम एक्सलरेशन जो आएगा ना, यहाँ पर एक्सलरेशन ये लिख रहा हूँ, तो एक्सलरेशन मैक्सिमम जो आएगा वहाँ पर एक्सलरेशन म्यू जी मैक्सिमम आया था, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सलरेशन आएगा म्यू m1g डिवाइडेड बाई m2। तो अगर एक्सलरेशन मैक्सिमम ये आ गया तो फोर्स मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया m1 प्लस m2 इंटू एक्सलरेशन मैक्सिमम म्यू m1g बाई m2। तो दोनों रिजल्ट लिख लीजिए। आपका फ्रिक्शन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, कुछ जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था बता दिया हूँ, जितना इम्पोर्टेंट रिजल्ट था भी बता दिया हूँ। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा बाद में क्वेश्चन सॉल्व करके। बाकी नेक्स्ट हम क्या चलेंगे, कंजर्वेशन लॉज की तरफ चलेंगे बाद में, इसके बाद के लेक्चर में। देखिए अभी तक कोई भी प्रॉब्लम रहा है प्लीज पूछिएगा। देखिए कैसे पढ़ाना कैसे लग रहा है, क्या है। अगर कोई चैप्टर चाहिए सीयूटी के लिए आपको अलग कोई चैप्टर, अभी तो मैकेनिक्स चल रहा है, मैकेनिक्स के साथ हम सोच रहे हैं और कुछ चैप्टर स्टार्ट करने का, ठीक है, चलाएंगे उसको भी। अगर उसके साथ भी आपको कोई चैप्टर चाहिए प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, हम ज़रूर वो चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। अगर मेजोरिटी आप बोलेंगे वो वाला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे। कोई एक भी बोलेगा ना कमेंट में को वो वाला चैप्टर हमारा दिक्कत हो रहा है तो उसका भी मैं
लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा लेक्चर स्लो हो रहा है, स्पीड हो रहा है, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं। देखिए अभी आपको मैं मैक्सिमम रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि एग्जाम में CUET एग्जाम में पता नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं आता, सिर्फ जनरल क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आपको पता है जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना आपको पहले से ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, इसी में जो बॉल कब बॉल एक स्फीयर था, स्फीयर के ऊपर बॉल चल रहा था, वो बॉल कब नीचे गिरेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था। तो वाला क्वेश्चन में आपको पता है आंसर कितना आया था, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, यही आया था ना। तो वो वाला क्वेश्चन 2019 में डायरेक्ट पूछा था। तो इस तरह क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ ही लेता है, मतलब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो सब डायरेक्ट पूछ ही लेता है CUET में, क्योंकि ये NTA कंडक्ट करवाता है, उसका यही रहता है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा घुमाता नहीं है, ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है। तो हमारा ख़त्म हो गया, आज फ्रिक्शन वाला चैप्टर हम ख़त्म कर लिए, जितना ज़रूरी था बता भी दिए। अभी इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।